गीत वंदे मातरम के आज शुक्रवार को 150 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वंदे मातरम के साल भर चलने वाले स्मरण समारोह का उद्घाटन किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक के तौर पर एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। साथ ही उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की जिसमें प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के सामूहिक गायन कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आत्मविश्वास से भर देता है। यह मां भारती की आराधना है। वही वंदे मातरम भारत की आज़ादी का उद्घोष था। यह दौर में प्रासंगिक है और इसकी पहली पंक्ति में सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी मातृभूमि को नमन करती है। वहीं मोदी ने कहा कि वंदे मातरम एक शब्द, एक मंत्र, एक ऊर्जा और एक संकल्प है। वंदे मातरम हमें इतिहास में ले जाता है। यह हमारे भविष्य को नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा ना सके। वंदे मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। यह हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम भजनलाल शर्मा ने किया। वही कार्यक्रम में विद्यार्थी, जनप्रतिनिधियों, एनसीसी कैडेट्स, शिक्षकों और आम नागरिकों की उपस्थिति में ऐतिहासिक स्वरूप में सामूहिक राष्ट्रीय गान एवं वंदे मातरम गायन किया गया। इस दौरान स्कूल, पुलिस एवं आर्मी बैंड ने प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे मातरम केवल शब्द का संग्रह नहीं बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है, जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े देशवासियों के हृदय में आजादी का ज्वाला प्रज्वलित किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आंगन मठ उपन्यास में यह गीत लिखा था, जो उस समय भारत की जागृत चेतना का प्रतीक बन गया। वहीं अंग्रेजी शासन के दौर में इस गीत ने लाखों युवाओं के मन में स्वतंत्रता का विश्वास जगाया और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों से इसे गाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मातरम हमारी चेतना, राष्ट्र अखंडता एवं एकता का सूत्र है। भाइयों बहनों, आपने देखा है केंद्र की मोदी सरकार ने 1 अक्टूबर को वंदे मातरम के 150वें वर्ष के राष्ट्रव्यापी समारोह की स्वीकृति देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह समारोह एक उत्सव नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसका उद्देश्य है हमारे नागरिकों को, विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों को इस गीत की मूल भावना से जोड़ना। आज राजस्थान,
भाजपा का ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम इस श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारा राजस्थान जो वीरों की भूमि है, शहीदों की धरती है, यहाँ वंदे मातरम की गूंज हर घर हर गली में व्याप्त है। राजस्थान की धरती ने हमेशा देशभक्ति की अद्भुत मिसाल पेश की है। महाराणा प्रताप से लेकर रानी पद्मिनी तक, वीर दुर्गादास राठौर से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत शहीदों तक इस धरा ने त्याग और बलिदान की। जयपुर सचिवालय में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में आज 6वीं राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें एफसीए और एनजीटी मामलों की समीक्षा, राजस्थान फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स 2024-25 का प्रकाशन, वन अग्नि पोर्टल पर अलर्ट सिस्टम और आरा मशीनों की वर्तमान स्थिति शामिल है। साथ ही वन अधिकारी अधिनियम के तहत निरस्त दावों की केएमएल फाइल, न्यायालय में लंबित मामलों की प्रगति और वन विकास निगम से जुड़े विषयों पर भी विचार किया गया। वही बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और बोर्ड सदस्य मौजूद रहे। भरतपुर से वंदे मातरम एट 150 कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री सुरेश रावत का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि उज्जैन उपखंड अधिकारी को एपीओ किया जाए। इस दौरान मौके पर काफी हंगामा और गर्मागर्मी हुई। प्रशासनिक अधिकारी ने स्थिति संभालते हुए मंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं बताया जा रहा है कि उज्जैन एसडीएम ने एक भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए थे, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई और उन्होंने मंत्री व जिला कलेक्टर से भी तीखी बहस की। खबर जयपुर से है, जहां नगर निगम ग्रेटर के अधीक्षण अभियंता महेश मिश्रा और उपायुक्त मुकुट सिंह पर वार्ड 22 में उद्यान के शौचालयों की मरम्मत न कराने और आवारा पशुओं के प्रभावी प्रबंधन में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। वार्ड 22 के सामाजिक कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि श्रेयांश अग्रवाल ने बताया कि इन समस्याओं को लेकर निगम अधिकारियों से कई बार मौखिक और लिखित रूप से अनुरोध किया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के कार्यालय में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं उप मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया कि इस विषय को नगर निगम आयुक्त के समक्ष उठाया जाएगा ताकि जल्द समाधान हो सके। वहीं स्थानीय नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि अब वार्ड की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत उससे हमने इंस्पायर होकर मेरी और मेरी टीम के सहयोगियों ने वार्ड 22 में जन सेवा शिविर लगाया था, जिसके अंतर्गत हमें इस महिला शौचालय की सूचना मिली जो काफ़ी समय से बंद था। उसी संदर्भ में हमने एक्सीएन हेडक्वार्टर श्री महेश मिश्रा जी को लिखित में शिकायत दी थी, परंतु करीब 1 से सवा महीना हो गया, उसके पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी तरफ से कोई जवाबदेही नहीं थी। साथ ही गायों की समस्या भी हमें वार्ड में मिली थी, जिसमें हमने तत्कालीन जो शहडोल जिले के बोहारी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग कलयुगी बेटे ने अपने ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मां बेटे को पढ़ाई करने के लिए कहती थी, जिससे परेशान होकर उसने अपनी मां पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे मां की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग को निरुद्ध कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 साल है की मृत्यु हो गई है। आज सुबह गांव वालों की वजह की तरफ से सूचना प्राप्त हुई। गांव के लोगों ने जब उसके घर पे देखा तो महिला की डेड बॉडी एक कमरे में थी और दूसरे कमरे में प्रतिका का एक बच्चा लड़का जो सो रहा था, जो नाबालिग है लड़का। इस संबंध में नाबालिग लड़के को पुलिस से पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा अपनी माँ की हत्या करना 4 तारीख को बताया गया है। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है एवं अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जाकर के अग्रिम कार्रवाई।
उमरिया जिले में खनिज विभाग ने अवैध खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 वाहनों को जब्त किया है, जिनमें से 2 हवाइया और 2 मेटाडोर शामिल है। ये वाहन बिना वैध दस्तावेजों के रेत और अन्य खनिज सामग्री का परिवहन कर रहे थे। खनिज अधिकारी के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने रात भर जिले के कई इलाकों में जांच अभियान चलाया। यह कार्रवाई भी की गई और विभाग का कहना है कि इन वाहनों से करीब 5 लाख रुपए की राजस्व वसूली की जाएगी। कार्रवाई के बाद अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और खनिज अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी की जाएगी। खनिज विभाग की टीम द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर अवैध उत्खनन परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल 4 जब्त वाहनों को जब्त किया जाकर पुलिस थानों में सुरक्षा खड़ा कराया गया है। इसके गुमटी चौकी में 2 वाहन खड़ा कराए गए हैं। नरोजाबाद में एक है। खंडावा शहर के बड़ा बम क्षेत्र में एक ऐसी दुखद घटना हुई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। दरअसल यहाँ 13 साल पहले लव मैरिज करने वाले एक दंपति ने आत्महत्या कर ली। पत्नी रीना ने किसी विवाद को लेकर बुधवार को जहर खाया था, जिसका इलाज के दौरान गुरुवार को ही मौत हो गई, जिसके बाद पति आशीष मंडलोई ने भी जहर खाकर जान दे दी। अस्पताल में मौत से पहले आशीष ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया था, जिसमें आशीष ने कहा कि उसकी पत्नी के घर वाले उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, जिसके कारण वे भारी मानसिक दबाव में थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पत्नी और मेरे बीच में विवाद हुआ, उसके चलते उन्होंने क्या है सल्फास की गोलियां खा ली और हमारी आज से 13 साल पहले लव मैरिज भी थी। हम दोनों ने यही खंडवा में आर्य समाज पद्धति से शादी करी थी। तो थोड़ी बहुत और मेरा एक पुत्र भी है सर, 13 साल का, जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। मेरी बहन मेरे को फोन करके बताती थी कि उसको मेंटल टॉर्चर करते हैं उनकी सास और उनके पति, पर मैं उसको बोलती थी कि तुम आपस में समझा मतलब बैठ के सॉल्यूशन निकाल लो दोनों जने। बहुत बार बोला तो कहती मैं निकाल लूंगी सॉल्यूशन। फिर उसके बाद फिर बोलती थी कि मेरे को पंजाब के डेरा बस्सी से है, जहाँ ट्रैफिक पुलिस गलत पार्किंग करने वाले वाहनों के चालान काट रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज अंग्रेज सहोता ने कड़ी चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके उद्देश्य सड़कों और इलाकों में ट्रैफिक जाम से बचाव करना है। वहीं प्रभारी ने कहा कि किसी के साथ भी डील नहीं बढ़ती जाएगी और गलत पार्किंग, गलत साइड चलना या अन्य अनुशासनता पर लगातार नजर रखी जाएगी। डेरा बस्सी तहसील ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। टाइम सारे लोगों को थोड़ा ਹੁੰਦਾ। हरियाणा के भिवानी में रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है, जिससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर जीएम तक 998 कर्मचारियों की करीब 5 करोड़ रुपए की सैलरी नहीं मिल पाई है, जिसमें सैलरी न मिलने से कर्मचारियों को विवाह, शादी और अन्य जरूरी खर्चों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद ने कहा कि कर्मचारियों का दोष नहीं है कि प्रशासन द्वारा जल्द सैलरी जारी की जाए, अन्यथा बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी गई। वही सैलरी रुके रहने का कारण कर्मचारियों का डाटा खजाना कार्यालय को समय पर उपलब्ध न कराना बताया गया। वही सह अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी का ऑनलाइन और हार्ड कॉपी डाटा अपडेट न होने के कारण प्रक्रिया बाधित हुई है, लेकिन प्रयास है कि 1-2 दिन में सैलरी जारी कर दी जाएगी। रोडवेज के कर्मचारी अपनी तनख्वाह को लेकर यहाँ टी ऑफिस आए हैं और इस बात को लेकर हम भी सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से मैं भी कई बार कर्मचारियों की मांगों को लेकर यहाँ इस महीने मिल चुके हैं। एक तो हरियाणा सरकार ने अब की बार पे डे 31 तारीख का किया हुआ है, क्योंकि 1 नवंबर को हरियाणा डे की छुट्टी थी
2 तारीख को संडे था, तो इसलिए तनख्वाह तो 31 को आ जानी चाहिए थी। दूसरा एक बात कहना चाहते हैं कि एक ट्रेजरी के ऊपर अलग नियम नहीं होते, पूरे हरियाणा में एक जैसे नियम है। यहाँ पता नहीं किस प्रकार के नियम बने हुए हैं। हमें आज ट्रेजरी ऑफिसर से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि हमारे लगभग 800 कर्मचारियों की इस महीने की तनख्वाह नहीं आ रही। हमने ट्रेजरी ऑफिसर से बात की है, लेकिन ये कोई अड़चन बता रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि रोडवेज कर्मचारी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ कोई प्रशासन का फॉल्ट होगा, उसको दूर करना प्रशासन का काम है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, किसी साथी ने लोन ले रखा है, किसी ब्याह शादी है, मतलब ब्याह शादियों का सीजन है, तो बिल्कुल कर्मचारियों का घर चलना मजबूर हो रही है। इसलिए हम आज ट्रेजरी ऑफिस से मिलने आए, लेकिन ट्रेजरी ऑफिसर भी हम मिलने के बाद आनाकानी कर रहे। संगरूर के किसान गुरेंद्र सिंह आज प्रदेश के लिए मिसाल बने हुए हैं। 2013 से वे धान और गेहूं की पराली नहीं जला रहे हैं। वही गुरेंद्र सिंह का कहना है कि पराली जलाने से खेतों के उपयोगी कीट नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घटती है और पानी व डीजल की खपत बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि सरकार और प्रशासन द्वारा सम्मानित किए जाने पर उन्हें गर्व महसूस होता है। वही गुरेंद्र सिंह को केंद्र और पंजाब सरकार दोनों ने सम्मानित किया है। उन्होंने अन्य किसानों से भी अपील की है कि वे पराली न जलाएं और पर्यावरण बचाने में सहयोग करें। अमृतसर में कृष्णा खोसला ने अपने पिता राजीव खोसला और सौतेली मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें आरोप है कि उससे पढ़ाई के बहाने बेंगलुरु स्थित भटकल भेजकर विशेष समुदाय के पास काम करने के लिए मजबूर किया गया और वहां उसका बिना बताए धर्मोत्तरण कर खतना करवा दिया गया है। वही कृष्णा ने बताया कि पिता और विशेष समुदाय के लोगों ने उसे प्रताड़ित किया और उसका नाम बदलकर हैदर अली कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर दादा यशपाल खोसला ने उसकी मां से इंग्लैंड में संपर्क कर वहां से सुरक्षित निकलवाया। वही पिता राजीव खोसला का कहना है कि बेटे को पढ़ाई के लिए भेजा था और यदि कोई समस्या हुई है तो उससे जानकारी नहीं है। एएसआई बब्बू मसीह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और मेडिकल रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। पापा मैंने कहते ही तेन बाहर भेजना वा कि काम के चक्कर तेन भेजांगे बाहर, तो उत्थे जा काम कार करते सानू जो होगा भेजी जाए। इन्हें ना गल की मैंने दिल्ली तक पापा छड्डन आए। पापा कहते मैं दिल्ली तक तेन छड्ड रहा, अगों ट्रेन च बह भटगल का नां का शहर है ना, 2 दिन बाद उत्थे तो उतर जी मैं बंदा भेज दांगा, आपे तेन लै जाएगा उत्थों। मैं कहा ठीक है। आपे वो समझ के विश्वास किया तो उत्थे गए। उत्थे मैंने बंदा लैन आया, मुसलमान आया अगों लैन, उन्हें मैंने लैके गया। बड़े रमान 2-3 महीने मेरे लंघे। 2-3 महीने लंघन तो बाद उन्होंने मैनू कहा तेरा खतना कराना। कृष्णा खोसला सन ऑफ राजीव खोसला। कृष्णा खोसला ने दरखास्त दी अपने पिता के राजीव खोसला ते ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਟਕਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਟਕਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਸਲੀਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਖਾਸਤ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਖਤਨਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ कराया जाएगा। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ कराने तो बाद जो रिजल्ट आएगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। लुधियाना ट्रैफिक पुलिस ने आने वाले दिनों में बढ़ने वाली धुंध को देखते हुए एक खास जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने वाहनों पर रिफ्लेक्टेड स्टिकर लगाए ताकि धुंध के दौरान सड़क पर वाहन दूर से ही दिखाई दे और किसी भी तरह का सड़क हादसा टाला जा सके। वही अधिकारियों ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि धुंध के मौसम में वाहन धीरे चलाएं, लाइटें जरूर जलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। वही लुधियाना ट्रैफिक पुलिस का यह कदम शहरवासियों की सुरक्षा के लिए बेहद सराहनीय पहल मानी जा रही है।